हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विवांस एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर हिस्ट्री के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं। हिस्ट्री में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है 1913 तक की जो हिस्ट्री है उसको हम पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे 1915 में क्या होता है। 1913 के बाद हिस्ट्री में जो है वो है 1914, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है। हमें वर्ल्ड वार के रिलेटेड आगे आने वाले समय में हमारे लिए जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा है। अगर आपने उस चीज़ के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आप चैनल को विज़िट करें। वहाँ पर पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है 1757 से लेकर फ़िलहाल अभी तक, जो जैसा कि मैंने कहा 1913 तक हम पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए आप चैनल को विज़िट करें। वहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना है जहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम है हिस्ट्री इंडियन नेशनल स्ट्रगल फॉर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम। वहाँ पर आप जाकर उन चीज़ों को, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत यहाँ तक की हिस्ट्री को फ़िलहाल रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ तक की हिस्ट्री क्या है, हमने स्टार्ट किया है 17। हाँ देखो, मैं हर लेक्चर जब भी शुरू होता है ना, उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि आपको रिवाइज़ रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ कि हमने आज तक क्या देखा, सो दैट चीज़ें माइंड में रिफ़्रेश होती रहें। ठीक है। हमने हिस्ट्री अपनी स्टार्ट की है 1757 से। 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। यहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं और वो बंगाल में जो है अपना डोमिनेंस स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये किसके बीच में होता है, अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो और इंडिया की तरफ से कौन, तीन आर्मीज़ इकट्ठी मिलकर लड़ती हैं। एक आर्मी है नवाब ऑफ बंगाल, दूसरे नवाब ऑफ अवध और तीसरे जो है मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, जो कौन है उस टाइम पे, शाह आलम टू। मेजर हेक्टर मुनरो इन तीनों की आर्मी को हरा देता है और वहाँ से इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में, क्योंकि वो मुग़ल बादशाह को हरा देते जो शासक था हिंदुस्तान का उस वक्त। तो कहीं ना कहीं उनका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से रूल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1857 का रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के बाद तो आप देखते ही हैं वो अंग्रेज़ कहीं ना कहीं हमसे जीत जाते हैं। ठीक है। 1857 के बाद तो पूरे इंडिया जो है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चुंगल में फंस जाता है। उस 1857 के बाद क्या होता है, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो रॉयल प्रोक्लेमेशन था, वो आता है, जिसके तहत कुछ इंडियन गवर्नेंस में चेंजेस लाई जाती हैं। जैसे कि गवर्नर जनरल की उपाधि को चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया किया जाता है। और अब से इंडिया का जो भी कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से के बजाय सीधा क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। उसके बाद हम देखते हैं 1885 में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। उसके बाद 1903 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को पब्लिक कर देता है। यहाँ से वो बता देता है कि हम बंगाल को पार्टीशन करने वाले हैं। और उसके बाद 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट हो जाती है। 1906 में सूरत सॉरी गलती से बोल दिया ये, कलकत्ता सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पे अंग्रेज़ों अपने कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच में मतभेद हो जाते हैं, जो आगे चल के 1907 में सूरत स्प्लिट का नाम जिसको हम देते हैं। 1906 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1908 में क्या होता है, लोकमान्य तिलक को जेल हो जाती है 6 साल की। नेशनल स्ट्रगल जो है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो ठप हो जाता है। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को कॉम्युनल बेसिस पे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। 1911 में एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। 1913 में हमने पढ़ा गदर पार्टी की फॉर्मेशन। 1914 में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होता है, जिसके जो जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1915 में क्या चीज़ होती है, 1915 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि गांधी जी भारत में वापस लौट आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया।
आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से कोई गुंजाइश भी नहीं है। 5 मिनट हो गए हमें रिवाइज़ करते हुए, लेकिन रिवाइज़ करना एक अच्छी बात होती है, ठीक है। अब आज का मेन जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं तो जेकेएसएसबी के लिए हम यहाँ पे प्रेपरेशन करते हैं। जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, जेकेपीआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, और कोई भी जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये वीडियोस रेलेवेंट हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ एंगेजमेंट अपनी कुछ खास बढ़ नहीं रही है। 5-6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन हाईएस्ट मुझे लगता है 30 से ऊपर किसी पे व्यूज़ नहीं है, तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। बट चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है आज नहीं तो कल लोग जुड़ जाएं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, अंग्रेज़ों जब हमने, अगर मेरे पूरे लेक्चर को आपने फॉलो किया है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में इनको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस किसके डोमिनेंस में रहती है? मॉडरेट्स के, ठीक है, मॉडरेट लीडर्स के। उसके बाद क्या होता है? 1905 के बाद 1907 तक 17 तक 1917 तक क्या होता है? ये एक्सट्रीमिस्ट, इसको हालांकि निकाल दिया होता है एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से, लेकिन फिर भी ये जो दौर है वो इन लोगों का होता है। और उसके बाद 1917 के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे गांधी जी हिंदुस्तान में आ जाते हैं, और कांग्रेस पूरी की पूरी किसके डोमिनेशन में चली जाती है? महात्मा गांधी जी के डोमिनेंस में चली जाती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि द थर्ड एंड द फाइनल फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, वो कहाँ से शुरू होता है? 1917 से 1947 में, इज़ नोन एज गांधीयन इरा, ठीक है। इस पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गांधीयन इरा बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड महात्मा गांधी बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इस दौरान महात्मा गांधी जी, देखो महात्मा गांधी जो हमारे थे, पूरा नेशन उनकी रेस्पेक्ट करता था, ठीक है। पूरा नेशन उनकी रिस्पेक्ट करता था। कांग्रेस में इससे पहले हम देखते हैं कि नरम दल, गरम दल, ये है वो है, उनके बीच में मतभेद होते हैं, ठीक है। वो उनके बीच में मतभेद होते हैं, लेकिन जो गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर कर सामने आते हैं कि जिनसे किसी को मतभेद नहीं है, जिनके साथ हर कोई सहमत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि गांधी जी 1917 से लेके 47 तक एक अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे हैं, ठीक है। किसके? कांग्रेस के। हिज प्रिंसिपल of non-violence and satyagraha were employed against the British government. Gandhi made the national movement a mass movement. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है? गांधी जी के सबसे जो मूल आइडियोलॉजी थी, जिसको हम बेसिक आइडियोलॉजी कहते हैं, वो क्या थी? नॉन वायलेंस, ठीक है, कि हम शांतिपूर्व तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और सत्याग्रह, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे चल के हम जीतेंगे, ठीक है। तो यही दो चीज़ें, यही गांधी जी के दो हथियार ब्रिटिशर्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, ठीक है, और वो हमें आज़ादी देने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले, गांधी जी के आने से पहले, आप देखो कांग्रेस को बनाया किस लिए गया था? कांग्रेस को बनाया गया था कि इंडिया के लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर आके वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कर सकें, ठीक है। कॉमन प्लेटफॉर्म, जो एक कॉमन आइडिया के साथ आगे बढ़े और आज़ादी हासिल करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त तक 1917 तक यहाँ पर ये लोगों के साथ उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई थी, ठीक है। 1905 तक तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेट का ज़माना था। उसके बाद जब एक्सट्रीमिस्ट जैसे तिलक, लाल बाल पाल की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं इसको लोगों के बीच में लोकप्रियता मिलती है। लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो जो नेशनल मूवमेंट है वो मास मूवमेंट बन जाती है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान गांधी जी के नेतृत्व में एक कॉमन गोल की तरफ निकल पड़ता है, ठीक है। गांधी वॉज, ये थोड़ा सा है इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात, पोरबंदर गुजरात में। उनके फादर साहब क्या थे? स्टेट के दीवान थे,
ठीक है, मतलब ये कोई पुअर फैमिली के से बिलोंग करने वाले बंदे नहीं थे, ये एलीट फैमिली से, गांधी जी जो हैं एलीट फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे थे। आप देखो इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है, इंग्लैंड में पढ़ाई हुई है। कौन से ज़माने में की बात है, ये 1880s के ज़माने की बात है, जब वो ब्रिटेन में जाके पढ़ाई कर, सॉरी इंग्लैंड, हाँ ब्रिटेन इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली बंदे नहीं थे, ठीक है। होता क्या है कि एक बार वो 1998 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है, एक केस के सिलसिले में। केस किसका होता है, इनका एक क्लाइंट होता है जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। इनका कोई केस होता है, इसके सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। द कंडीशन ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वर्स्ट। जब वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि भाई वहाँ पे जो हिंदुस्तानी है उनकी हालत तो बड़ी खस्ता है, ठीक है, उनकी हालत बद से बदतर है। टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस ही सेट अप द नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। अब जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में इंडियंस थे, अंग्रेज़ों की तरफ से उनके ऊपर अलग अलग किस्म के अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे। गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है। देखो भाई, हमारा कलर जैसा मर्जी हो, ठीक है, कलर हमारा जैसा मर्जी हो, हम अंग्रेज़ों की तरह गोरे बेशक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा कोई वजूद नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि गांधी जी एलीट सोसाइटी से बिलोंग करने वाले थे, एलीट फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, ठीक है। कलर हमारा कुछ भी हो, लेकिन भाई हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा क्या है, वो चीज़ मायने रखती है। गांधी जी देखते हैं कि इंडियंस की हालत तो वहाँ पर बहुत बुरी है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए वो वहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की फाउंडेशन करते हैं, और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, जिसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। तो इस न्यूज़पेपर के थ्रू वो अपने विचारधारा को प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को, मतलब जो इंडियन वहाँ के इंडियन बेस्ड लोग थे, उनकी प्रॉब्लम उन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। द मेथड ही ऑप्टेड देयर वाज सत्याग्रह। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे, कहाँ, साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट था कि हाँ यार ये तरीका सही है, सत्याग्रह करो, नॉन वायलेंस करो, तो आज़ादी मीन्स कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो गांधी जी फाइनली कब गए थे, गांधी जी, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया 1998 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, और उसके बाद भारत कब लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौट आते हैं। आपको एक और बात बता दूं, ये जो 9 जनवरी हो, 9 जनवरी है, हर साल इसको क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे जिसको कहते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे, ठीक है। गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो ये चंपारण सत्याग्रह वगैरह इस पर थोड़ा बाद में आते हैं। कब आते हैं चंपारण सत्याग्रह, इनका पहला मूवमेंट है 1917 में जो हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो देखते हैं कि 1915 में गांधी जी क्या है, इंडिया आ चुके हैं, तो 1917 तक वो क्या कर रहे हैं, चुप क्यों हैं, ठीक है। वो इस वजह से चुप हैं क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में एक बार कहा था कि इनके जीके गोखले कौन थे, इनके पॉलिटिकल लीडर थे, कौन थे, जीके गोखले इनके पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने कहा था गांधी जी को कि तुम आओ। गांधी जी की लोकप्रियता तब तक हिंदुस्तान में अच्छी खासी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उनके जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का जो तरीका था, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनाया था, तब तक हिंदुस्तान में उनके चर्चे थे, कि हिंदुस्तान को पता था कि हाँ भाई कोई बंदा है, ठीक है, जिसकी हिंदुस्तान को सख्त ज़रूरत है। तो जीके गोखले साहब इनको कहते हैं कि भाई तुम आके सीधे, मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स में मत कूद जाना या नेशनल मूवमेंट में मत कूद जाना, तुम पहले ये करो कि तुम पूरा भारत को ऑब्जर्व करो, इंडिया को ऑब्जर्व करो। तो गांधी जी क्या करते हैं, भारत भ्रमण शुरू कर देते हैं, ठीक है, पूरे भारत का उन्होंने मतलब सैर की, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे भारत की परेशानी समझी, लोगों के साथ कनेक्ट हुए, लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये बंदा है गांधी। तो क्या होता है कि वो लोगों के साथ जब जुड़े, ठीक है, इससे पहले कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ नहीं रही थी, आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में यहाँ तक मैं कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस का एक अपना ही सिस्टम था तब, ठीक है, लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो उनको, यार अगर हम लोगों की प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी कि भाई तुम लोग की परेशानी क्या है, तभी तो हम उसका सोल्यूशन या उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो गांधी जी ने 2 साल तक, एक डेढ़ साल तक क्या किया, पूरे इंडिया का दौरा किया, और देखा कौन सी जगह पे क्या प्रॉब्लम है, एक पूरा एक चार्ट बनाया। तो उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपना नेशनल मूवमेंट वो कूद पड़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान में गांधी जी के क्या होते, दो तीन सॉरी, गांधी जी के दो तीन ये सत्याग्रह टाइप हैं जो इम्पोर्टेंट है, दो तीन मूवमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ध्यान से देखिएगा।
गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका विद हिज एगिटेशनल प्रोटेस्ट। ठीक है, गांधी जी का तरीका क्या था? प्रोटेस्ट का तरीका था, नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उनको अपनी परेशानी बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तभी उनके ऊपर कुछ असर होगा। जब तक उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, हमें कोई ऐसा तरीका ऑप्ट करना पड़ेगा जिससे गवर्नमेंट को असर हो, गवर्नमेंट के ऊपर असर हो, उसको कुछ उनके मतलब हमारी परेशानी के बारे में पता चले। तो क्या होता है कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में इस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था। जब वो हिंदुस्तान लौटते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक घटनाक्रम होता है। आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही डिसाइडेड टू ट्रेवल इंडिया एंड नॉट टू टेक एनी पोजीशन ऑन एनी पॉलिटिकल मैटर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। मैंने पहले बता दिया कि जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सीधे किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं फंसूंगा, बल्कि मैं पूरे इंडिया का जायजा करूंगा, ट्रैवल करूंगा, देखूंगा कहाँ पे क्या परेशानी है। इन 1917 गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू look into the problem of the farmers in context of indigo planters of चंपारण बिहार। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गांधी जी का भारत भ्रमण हो गया, पूरा भारत को उन्होंने घूम लिया, देख लिया लोगों की परेशानियाँ सब कुछ। और जब ये घूम रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे, तो लोगों को इनके बारे में पता चल रहा था। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं ये सहारा मिल रहा था कि नहीं, कोई मसीहा आ गया है जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगा। देखो, गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी को हम महात्मा गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका इमेज ही ऐसा था। ठीक है, इवन टिल नाउ। ठीक है, आप तो खैर उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, और उनको फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, देखते हैं कितने एक्टिव थे आप। ठीक है, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन आज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा। कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, गांधी जी ने कुछ नहीं, आ रहा है, उनको पता नहीं है, उनको हिस्ट्री का पता नहीं है गांधी जी ने क्या किया। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी धारणा है तो इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। लेकिन गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, भाई सबसे पहले ये देखो, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। ठीक है, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कितना बड़ा इंडिया है, और पूरे इंडिया अगर इस चीज़ को, जिस पूरे इंडिया का मतलब उसको महात्मा का एक दर्जा दिया हो, तो भाई बंदे में कुछ बात तो होगी। हम बोलते हैं नथुराम गोडसे, आजकल मैं देखता हूँ कई बार न्यूज़ में देखता हूँ, या कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ जो मेरे आसपास हैं, देखता हूँ, बोलते हैं नहीं जी नथुराम गोडसे। क्या था नथुराम गोडसे? आपको उसकी हिस्ट्री पता? हिस्ट्री में पढ़ा है कभी? जेकेएसएसबी के लिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने कभी नथुराम गोडसे के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा? क्या है उनका योगदान? उनका कोई योगदान नहीं था। नाम किसका लिया जाता है? गांधी जी का। क्यों? क्योंकि इनने कुछ किया। खैर, भावुक हो गया थोड़ा मैं, लेकिन इस तरह की विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। आप देखिए कि गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, माफ़ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि होता यह है कि गांधी जी 1 साल तक जब उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई भी अपना स्टैंड नहीं लिया, वो लोगों से मिले, लोगों को पता चला, लोगों की परेशानियां सुनी। ठीक है, तो तब लोग उनके साथ कनेक्ट हो पाए, लोगों ने उनको एक वो दर्जा दिया कि हाँ भाई तुम इस काबिल हो, क्योंकि वो थे इस काबिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, चंपारण बिहार में एक प्रॉब्लम आती है। चंपारण बिहार में क्या होता है, इंडिगो, इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो ये कुछ कलर के रिलेटेड प्लांट्स होते हैं। तो यूरोपियन मार्केट में इस प्लांट मतलब ये जो भी इस प्लांटेशन की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब वो यूरोपियन जो है ट्रेडर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या कहते हैं यहाँ के लोगों को कि भाई तुम अपने खेती के 2/3 हिस्से पे चंपारण की खेती, ये सॉरी इंडिगो की खेती करो। ठीक है, अब इंडिगो की खेती तो करो, ठीक है, लेकिन दाम उनको वो मिलेंगे, किनको? फार्मर्स को दाम वो मिलेंगे जो ब्रिटिश मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था। ये लोग यहाँ पे गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम लोग आप यहाँ पे आओ, ठीक है, देखो इस मैटर को इंटरवीन करो। तो ठीक है, ये देखो मैंने आप पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3 इस हिस्से पे। ठीक है, इस इतने अपनी ज़मीन के इतने पार्ट पे उनको सिर्फ इंडिगो किसी भी हालत में उगाना है। ठीक है, जो भी इतने उनके पास टोटल लैंड है उसके इस प्रोपोर्शन पे उनको इंडिगो प्लांटेशन करनी है। इसको क्या बोलते हैं? तिनकाठिया सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब यार उनकी ज़मीन है, ठीक है, इतनी तो बेचारों की ज़मीन है, इतनी पे वो क्या कर देंगे?
मतलब एक बड़े हिस्से के ऊपर वो क्या कर देंगे, अपनी ज़मीन, ज़मीन थी ही कितनी लोगों के पास, एक पीजेंट के पास, एक मजदूर के पास, एक वर्कर के पास कितनी ज़मीन होगी, और उसके भी वो कुछ हिस्से पर वो उगाएगा जिससे उगाने के लिए कहा जा रहा है, और चलो ठीक है उगा दिया, वेल एंड गुड, लेकिन उसको जो दाम मिल रहे हैं वो भी अपनी मर्जी के नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक डिस सेटिस्फेक्शन तो आ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं। ठीक है, लोगों के डिमांड पर गांधी जी यहाँ पे आते हैं। तो इस मूवमेंट का, चंपारण मूवमेंट का क्या फ़ायदा निकल के आता है, क्या इसके चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गांधी जी traveled across the district to different villages, meeting farmers and taking note of their sufferings and complaints against the forced indigo cultivation. He was given an ultimatum by the British government to leave Champaran. Gandhi refused to leave and responded that he was ready to bear the penalty of civil disobedience. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी ने भारत भ्रमण तो कर ही रहे थे, अब जब वो चंपारण में जाते हैं तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जायज़ा लेते हैं। ठीक है, वहाँ के पूरे फार्मर्स के साथ मिलते हैं, उनकी परेशानियाँ सुनते हैं। यहाँ अब वो कर ही रहे थे तो अंग्रेज़ों को भी साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी उन्हीं की कॉलोनी थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पता था कि भाई ये बंदा वहाँ पे तो इसने हमारे नाक में दम कर दिया, अगर यहाँ पे भी ये उठ खड़ा हुआ तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो वो गांधी जी को अल्टीमेटम देते हैं कि भाई तुम चंपारण से निकल जाओ, चंपारण छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया उनके इस जो भी ऑफ़र था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो मर्ज़ी करना तुम कर लो। ठीक है, जो भी मतलब तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ कोई, मैं अपना जो सिविल डिसोबीडियंस कर रहा हूँ, मतलब एक पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो करता रहूँगा। इसके लिए मुझे किसी भी कॉन्सिक्वेंसी का सामना करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। गांधी जी वॉज अरेस्टेड। ठीक, गांधी जी यहाँ पे क्या होते हैं, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी ने जो पीजेंट्स वगैरह थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे वहाँ के, उनको बता दिया था कि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, सत्याग्रह करना है, तुम्हें नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना है। वो क्या होता है, जेल के बाहर बाहर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आखिर में क्या होता है कि अंग्रेज़ उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, पीजेंट्स ने क्या किया था, पीजेंट्स ने कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशन में, जेल के बाहर हर जगह जाके धरना देना शुरू कर दिया पीसफुल तरीके से। अंग्रेज़ों को जब कोई पेश नहीं चली तो उन्होंने गांधी जी को, द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू लेट गो ऑफ गांधी, तो गांधी जी को उन्होंने जाने दिया। गांधी जी हेयर रिमार्क द कंट्री दस हैड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेसन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गांधी जी का नेशनल स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल फॉर नेशन शुरू हो जाता है, और ये इनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन था। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल कहाँ पे था, तो ये था फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने कहाँ पे किया था, चंपारण में। ठीक है, गांधी जी वॉज ज्वाइंड बाई राजेंद्र प्रसाद एंड मजहरुल हक। ठीक है, इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनको किस किस ने ज्वाइन किया था, राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक ने। उसके बाद ये JB कृपलानी। ठीक है, तीन लोगों ने इनको ज्वाइन किया था, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे। उसके बाद ये 1917 की बात होगी। 1917 में क्या होता है, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल, जो गांधी जी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इन मार्च 1918 गांधी जी इंटरवीन्ड इन ए डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल वर्कर्स एंड ओनर्स। ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ देखा हमने, चंपारण में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होती है इनकी अहमदाबाद स्ट्राइक मिल में, सॉरी अहमदाबाद जो की मिल स्ट्राइक्स वगैरह थी, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट अपना फास्ट रखा था, हंगर स्ट्राइक करी थी। कॉटन मिल, अब यहाँ पे परेशानी क्या थी, देखो यहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे, ठीक है, और यहाँ पे उन मिल जो वो मिलें थे उनके मालिक थे, ये कह रहे थे कि हमारी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाए, कितनी, 50% हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। अब ये थे जो मालिक थे मिल के, वो कहते थे कि नहीं भाई, हम तुम्हारी सैलरी में 50% बढ़ोतरी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20% तुम्हें इंक्रीमेंट देंगे, मतलब बढ़ोतरी करेंगे तुम्हारी सैलरी में। मसला खतरनाक हो जाता है यहाँ पे। तो ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी को कि भाई आप आओ यहाँ पे और हमारे इस मसले का हल निकालो। गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं और गांधी जी उनको मनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। गांधी जी
इन दोनों पक्षों को मनाते हैं कि चलो ठीक है, ना तुम्हारा 50 ना तुम्हारा 20, 35 पे बात डन करो। ठीक है, तो गांधी जी का जो ये स्ट्राइक था, मालिकों को, ये जो मालिक थे, मिल्स के मालिक थे, वो मजबूर हो गए, उनको मानना पड़ा और इन मजदूरों को 35% सैलरी इनके बढ़ा दी। अब देखो, दो बैक टू बैक, 1917 में क्या हुआ, चंपारण, और यहाँ पे अहमदाबाद 1918 में। अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में एक जगह है जहाँ पे क्या होता है, इट वॉज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, इन तीनों में से हमें सबसे पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे उन्होंने शुरू की। अब एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम देखते हैं उनकी 1920s में होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930s में होती है। तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि पहला कब था, 1930 में था, खेड़ा सत्याग्रह था, अहमदाबाद स्ट्राइक, जो मिल स्ट्राइक्स थी, या फिर चंपारण में। तो यहाँ पे याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला उनका कहाँ पे था, चंपारण में था। ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ पे था, अहमदाबाद, जो मिल स्ट्राइक्स थी वहाँ पे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह जो है, यहाँ पे इनका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ये, जिसको लीड किया किसने, गांधी जी ने। अब यहाँ पे मैंने कहा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, लोगों को यार कि कोई संत आदमी आया है जो कि गरीबों का मसीहा बन के आया, उनकी परेशानियां धड़ाधड़ करके सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इन 1918 देर वॉज ए क्रॉप फेलियर इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। As per the revenue code, farmers were entitled to remission in such cases, but they were forced to pay the taxes. ठीक है, होता यह है कि 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे क्या होता है कि क्रॉप फेलियर हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब इस केस में क्या होता है कि फार्मर्स का टैक्स माफ़ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते, वो बोलते कि भाई तुम्हें जो मर्जी करना है, तुम्हारी फसलें जलती हैं, जलने बर्बाद होती है, बर्बाद हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें बस हमारा क्या चाहिए, हमें हमारा टैक्स चाहिए। ठीक है, और जो टैक्स नहीं करेगा उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है सीज कर दी जाएगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सीज की जाएगी। They were forced to pay the taxes under the guidance of Gandhi ji. Sardar Vallabhbhai Patel along with a few Gandhian led the movement against the government. तो गांधी जी को यहाँ पे कौन ज्वाइन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये ज्वाइन करते हैं इनको यहाँ पे, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, द मूवमेंट वॉज नोन फॉर द यूनिटी एंड द डिसिप्लिन दैट वॉज मेंटेन ड्यूरिंग द स्ट्रगल। ठीक है, दैट वाज मेंटेन ड्यूरिंग द स्ट्रगल। इसमें से देखो, गांधी जी का जो प्रिंसिपल था, सत्य और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, उसके ऊपर ये जो भी इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, जितने भी यहाँ के लोग थे, पीजेंट्स वगैरह थे, उन्होंने गांधी जी की बात मानी। तो फाइनली क्या हो गया कि गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स फॉर द ईयर एंड रिटर्न ऑल द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज। देखो, व्हाट वाज द इशू, इशू यही था कि वहाँ पे उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्रॉप फेलियर। अब इस केस में क्या था कि गवर्नमेंट को टैक्स माफ़ करना था, गवर्नमेंट टैक्स माफ़ नहीं करती है। जब गवर्नमेंट टैक्स माफ़ नहीं करती, लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो गवर्नमेंट कहती कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ करेंगे। ये गवर्नमेंट सच में क्या करती है, प्रॉपर्टीज़ को उनकी सीज़ करना शुरू कर देती है। तो लोग भी आक्रोश में नहीं आते हैं, वो दिमाग से काम लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे महात्मा गांधी खड़े थे, महात्मा गांधी का दिमाग खड़ा था। ठीक है, गुजराती का दिमाग खड़ा था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टीज सीज करवाने के बजाय खुद ही उनके पास पहुंचा के, लो भाई हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, तुम्हारे हवाले। तो बाद में गवर्नमेंट फाइनली क्या करती है, वो देखती, ऐसा तरीका जब देखती है तो फाइनली क्या करती है, वो उस साल का टैक्स जो है माफ़ कर देती है। तो और यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी का गांधी जी यहाँ पे भी जीत जाते हैं। और इसके बाद पूरा का पूरा मतलब 1947 तक, आज़ादी तक, पूरा गांधी जी इसी मोमेंटम के साथ स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, लंबा हुआ बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लंबा हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, तीन। अगर आपको कोई पूछे कि गांधी जी का सबसे पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन था, तो वो था चंपारण में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ पे थी, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स में। और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ पे था, तो वो था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। वीडियोस डेली बेसिस पे आते हैं,
आप नोटिफिकेशन बटन ऑन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब वो वीडियो आया। ओके, अभी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।